तो अर्ज किया है, मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, मुझे सोचकर खोना, मैं दोबारा नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, आज हम करने वाले हैं शेरो शायरी, क्योंकि आज हम क्लास 10th की सभी पोएम्स की रिवीजन करने वाले हैं। और आज मैं आपको ये पोएम्स पढ़ाऊंगा नहीं, बल्कि आपको इस लायक कर दूंगा कि आप औरों को भी पोएम समझा पाओगे, सिखा पाओगे। एक एक वर्ड का क्या मीनिंग निकलता है, कितनी डीप मीनिंग उसके निकलते हैं, ये सब कुछ आज आप सीखने वाले हो। और साथ ही साथ हमारी शेरो शायरी तो चलती ही रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वन शॉट रिवीजन, हमारी पहली रिवीजन क्लास 10 के फाइनल एग्जाम से पहले। और अगर मेरी पोएट्री आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना शेर कैसा था। और मैं चला आपको आपकी क्लास 10 की सभी पोएम्स की रिवीजन कराने। सो मेरे दोस्तों, हमारी पहली पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि स्नो की डस्ट, स्नो समझते हो ना, स्नोफॉल हो रहा है जो कि शिमला वगैरह में भी होगा, तो वही वाला स्नोफॉल होता है। कहां वापस आओ, पहाड़ों से वापस आओ, इधर आ जाओ। उसी स्नोफॉल की डस्ट, मतलब जो बची कुची वो जो थोड़ी सी बर्फ होती है ना, वो ये आपकी पोएम का नाम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखे, बहुत बड़े पोइट हैं भाई इंग्लिश के। इन्हीं की 2-3 पोएम तुम्हारे सिलेबस में डाल रखी है, तो इनका नाम तो याद रह ही जाएगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या कहते हैं ये? छोटी सी पोएम है, कुछ भी नहीं है इसमें। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। कि जिस प्रकार से क्रो समझते हो, कौवा, काय कौवा कैसा होता है? काला होता है। क्या माना जाता है उसको? मनहूस माना जाता है कौवे को। लोग उसको अपशकुन समझते हैं, कौवे का काय करना, घर पे नहीं बैठने देते ना। हाँ, तो वही क्रो है। और उसने क्या किया? हेमलॉक ट्री, हेमलॉक एक तरह का ऐसा पेड़ होता है जो जहरीला पेड़ माना जाता है, उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है, तो वो भी नेगेटिविटी का ही प्रतीक है, सिंबल है। अब वहां पे बैठा हुआ है कौवा, ऐसे ऐसे काय कर रहा है। और उसने ना ऐसे उड़ा होगा या अपने पैर से उसने ऐसे जो डस्ट थी ना स्नो की, जो स्नो गिरी हुई थी पेड़ पे, उसको ऐसे पोइट के ऊपर फेंका, तो जैसे उस पे लगी ना, तो एकदम से उसका जो खराब मूड था वो भी अच्छा हो गया। देखते हैं कैसे। Has given my heart a change of mood and saved some part of the day I drooped। वो कह रहा है कि जब ऐसा हुआ ना मेरे साथ, वो डस्ट गिरी, तो मेरा जो मूड था ना वो अच्छा हो गया, वो चेंज हो गया, एक तरह से चेंज हो गया। और जो मैं अपना आधा दिन, जो आने वाला जो बचा हुआ दिन था, वो भी खराब कर लेता, वो भी मेरा बच गया। मैं खराब करने वाला था, मेरा खराब मूड था, वो भी सही हो गया। कैसे सही हो गया? वो जो क्रो था, उसने जो डस्ट ऐसे से गिराई, मेरे ऊपर आके गिरी, तो मेरा मूड चेंज हुआ। अरे ये क्या था? और ये देख के मैं खुश हो गया। तो यहां पे जो मतलब देख रहे हो ना, ये लिखा हुआ आप देख रहे हो कि एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, कि कुछ जो मेरा हिस्सा था दिन का वो मेरा अच्छा हो गया। यहां पे जो पोइट है वो कहना ये चाह रहा है कि जो मनहूस चीजें होती है ना, वो भी आपको पॉजिटिव फील करा सकती हैं। जो नेगेटिव चीजें जिन्हें हम मानते हैं, वो भी आपको पॉजिटिविटी दे सकती हैं। छोटी छोटी चीजें आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती हैं। टोटल यही कहा गया है, इसके अलावा इस पोएम में कुछ है ही नहीं। अब इसको देखते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो समझते हैं। आइए दोस्तों, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो स्टैंडिंग अंडर और पासिंग थ्रू अ हेमलॉक ट्री, कि जो पोइट है वो कहां पे? वो स्टैंडिंग है यानी खड़ा हुआ है, या पासिंग थ्रू वहां से गुजर रहा है। एक हेमलॉक ट्री है, उसके नीचे से गुजर रहा है, जहां उसके साथ क्या होता है? देन अ क्रो डस्टेड स्नो अपॉन हिम, उसके ऊपर ना स्नो का जो डस्ट होता है, जो बचे हुए जो छोटे मोटे टुकड़े बचे हुए रह जाते हैं स्नो के, वो उसके ऊपर गिर जाते हैं। और उससे क्या होता है? दैट चेंज हिज मूड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, जिससे उसका जो मूड है ना, वो सैडनेस से हैप्पीनेस में चेंज हो जाता है। तो दिमाग में क्या वर्ड याद आएगा? जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो सोचोगे कि द पॉइंट वाज स्टैंडिंग और पासिंग थ्रू, कहां से पासिंग थ्रू कर रहा था? अंडर अ हेमलॉक ट्री। एंड देन फिर क्या होता है? क्रो आता है, क्रो आता है, और वो क्या कहता है? डस्टेड कर देता है, डस्टेड मतलब फेंक देता है, डस्टेड स्नो अपॉन हिम, उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे उसका मूड चेंज हो जाता है। यही टोटल पोएम है। अब एग्जाम में इसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सुन लो। भाई इसमें पूछा जाएगा कि हेमलॉक ट्री और क्रो वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जनरली पोइट्री के अंदर, लिटरेचर के अंदर पता है, हेमलॉक ट्री एक जहरीला पौधा होता है, पॉइजनस ट्री होता है, उसको नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, टॉक्सिसिटी को दिखाता है हेमलॉक ट्री। और जो क्रो होता है उसको भी अच्छा नहीं माना जाता, वो भी नेगेटिविटी को दिखाता है। लेकिन इस पोएम के अंदर वो दोनों ही चीजें जिन्हें अनऑस्पिशियस माना जाता था, अपशकुनी माना जाता था, वो अनऑस्पिशियस चीजें ही क्या बन गई? कैरियर ऑफ हैप्पीनेस बन गई, खुशी को लेकर आ गई वही नेगेटिव चीजें। ये इसकी खास बात थी। समझ आया? दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। नेगेटिव माना जा रहा है, जिन चीजों को नेगेटिव माना जा रहा है, उसी चीज ने आज पोइट का जो मूड था वो अच्छा कर दिया। ये है छोटी सी बात, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ कैसे हेमलॉक ट्री और जो क्रो है
उसने पोइट ने उसके जरिए हैप्पीनेस कैसे पोइट की जिंदगी में आ गई, कैसे वो हैप्पीनेस का सिंबल बन गए, पॉजिटिविटी का सिंबल बन गए, जबकि वो तो नेगेटिव समझे जाते हैं। क्लियर हो गया? बस इसके अलावा इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, छोटा सा पैराग्राफ था। और जिसके क्वेश्चंस होंगे ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, वो सारे हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे हमारी लाइव रिवीजन क्लास में, जिसके बाद होगी। अभी के लिए आपको इस पोएम का सब कुछ समझ में आ गया कि नहीं? कुछ इधर उधर कुछ नहीं बचा ना? आइए बढ़ते हैं। लेकिन इससे पहले कॉपी के अंदर लिखो तो सही, हैमलॉक ट्री, क्रो, जो भी इंपॉर्टेंट इसके वर्ड थे, जो मैंने लाइंस बोली हैं, वो अपनी लिखो। और मैं चला नेक्स्ट पोएम की तरफ। दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। इससे तो मुझे कुछ याद आ रहा है। इरशाद कहिए कहिए इरशाद। चलो सुना देता हूं। मैं पहले बर्फ सा थोड़ा पिघल के देखूंगा, मैं पहले बर्फ सा थोड़ा पिघल के देखूंगा, अगर वो आग है तो उसमें जल के देखूंगा। वाह वाह कह देना कमेंट में। आ जाओ फायर एंड आइस को पढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है ये भी, और जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है आग और बर्फ के बारे में कहा गया है। तो क्या कहा है पोइट ने, पहले पढ़ लेते हैं। Some say the world will end in fire। कुछ लोग कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म होगी। यहां आग का मतलब वो वाली आग नहीं है कि दुनिया में आग लग जाएगी और सब मर जाएंगे। यहां फायर का मतलब है जो लोगों के बीच आपस में वायलेंस हो रही है। वायलेंस मतलब हिंसा जो हो रही है, कंट्रीज एक दूसरे से लड़ रही है ना, वो जो रेज है। रेज का मतलब भी क्या होता है? गुस्सा होता है। तो लोगों के बीच आपस में जो गुस्सा है, रेज है, वो यहां पे आग का मतलब है। हेट्रेड, जो आपस में नफरत है, वो यहां पे फायर है। तो क्या कहा मैंने? ध्यान से, जो इंपॉर्टेंट वर्ड है याद रखना, ये आपको अपने माइंड में याद रखना है कि आग का मतलब यहां क्या है? हेट्रेड है, जो नफरत है वो। आग का मतलब क्या है? वायलेंस है। आग का मतलब क्या है? रेज है, जो गुस्सा है, वो वजह बनेगा दुनिया को खत्म करने की। और जो डिजायर है, कौन से वाले डिजायर? यूक्रेन क्या चाहता है? रशिया मेरे पास आ जाए। रशिया क्या चाहता है? यूक्रेन मेरे से मिल जाए, और आपस में फिर लड़ते हैं। लोगों के जो डिजायर्स हैं वो रीजन बनेगा इस दुनिया को खत्म करने का। समझ आया? आगे बोल रहे हैं सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से मरेंगे। अब बर्फ का मतलब ये नहीं है कि इस दुनिया के अंदर बर्फ आ जाएगी और सब मर जाएंगे बर्फ से कवर होके। यहां आइस का मतलब क्या है वो भी डिफरेंट है और इंपॉर्टेंट है। आइस का मतलब है यहां पे ग्रीड, लोगों में लालच बहुत है। मन में एक लालच पला हुआ रहता है जो कि सामने से नजर नहीं आता, आग की तरह दिखता नहीं है, चमकता नहीं है, लेकिन बर्फ की तरह ठंडक तरीके से मन में दबा हुआ होता है। और क्या? इनडिफरेंसेस, लोगों में आपस में ना डिफरेंसेस हैं, एक बात पे सहमत नहीं होते, मन में एक दूसरे के प्रति जलन रखते हैं, जेलेसी रखते हैं, ग्रजेस रखते हैं। वो क्या दिखाते हैं? वो आइस को दिखा रहे हैं। समझ गए? तो कुछ चीजें ऐसी है जो सामने से नफरत है, मार दूंगा, तोड़ दूंगा, वायलेंस कर रहे हैं। एक तो ये वाली, ये वजह बन सकती है दुनिया खत्म करने की। दूसरी वजह क्या बन सकती है? कि मन में ग्रजेस है, मन में गुस्सा है, मन में लालच है, और वो मन में ही पल रहा है बर्फ की तरह, पता नहीं चल रहा है, और ये भी काफी है दुनिया को तबाह करने के लिए। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने दोनों ही वजह बता दी हैं इस दुनिया के खत्म होने की। फिर क्या होगा? बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। पहले तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि मेरे नजदीक तो जो फायर है वो ज्यादा अच्छा तरीका है दुनिया को खत्म करने का, क्योंकि वो एकदम दिखता है ना, साफ साफ लोगों को गुस्सा दिखता है, वायलेंस नजर आ जाती है। बट फिर आगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि देखा जाए तो अगर दुनिया को 2 बार तबाह करना हो तो आग के अलावा जो ये बर्फ है ना, ये भी कम नहीं है, बर्फ भी सफिशिएंट है इस पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो आइस इज सफिशिएंट टू डिस्ट्रॉय दिस वर्ल्ड एंड आइस रिप्रेजेंट्स ग्रीड एंड इनडिफरेंसेस। क्लियर है? और इस पोएम में कुछ नहीं है, बहुत प्यारी पोएम है। इसका जो मेन क्वेश्चन बनता है वो ज्यादा यही बनता है कि बताओ आइस किसको दिखा रहा है और फायर किसको दिखा रहा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों ऐसा कह रहे हैं? इसका ग्लोबल वार्मिंग से एज सच कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लिटरल मीनिंग समझते हो ना, किसी भी पोएम के 2 मीनिंग होते हैं, एक तो मेटाफोरिकल मीनिंग, एक लिटरल मीनिंग। लिटरल मतलब जो वर्ड का हूबहू मीनिंग निकल रहा है, उसकी हिंदी निकल रही है, वो तो यहां ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रही है, लेकिन जो आपका इसका मेटाफोरिकल मीनिंग है वो कुछ और दिखा रहा है, जो मैंने आपको बता दिया। आइए इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं और समझ में आएगा। द वर्ल्ड विल एंड इन 2 पॉसिबल वेज। ये दुनिया 2 तरह से तबाह होगी। 2 पॉसिबिलिटी हैं, एक है फायर, आग, दूसरी है आइस यानी बर्फ। फायर का मतलब क्या है? दोबारा से एक बार रिपीट करो। फायर का मतलब है वायलेंस, फायर का मतलब है रेज, फायर का मतलब है हेट्रेड, और आइस का मतलब क्या है? ग्रीड, इनडिफरेंसेस। आगे पोइट क्या कह रहा है? पोइट कहता है पोइट फेवर्स डिस्ट्रक्शन बाय फायर। पोइट कहता है मेरे हिसाब से फायर ज्यादा अच्छा तरीका है दुनिया को तबाह करने का, वो जल्दी से तबाह कर देगा। इफ अर्थ वाज टू एंड ट्वाइस, आइस वुड बी एज गुड एज फायर। लेकिन अगर अर्थ को 2 बार तबाह करना हो
तो मेरे हिसाब से आइस भी बुरी चीज नहीं है। आइस में भी इतनी ताकत है, इतनी सफिशिएंट है कि इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देगी। एक तरह का तंज मार रखा है, सरकाज़्म है इसके अंदर, सरकाज़्म छुपा हुआ है। इफ यू डोंट कंट्रोल इमोशंस वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको लर्न करनी, बार बार रिपीट करो मेरे साथ, बोलो क्या, कि इफ वी डोंट कंट्रोल आवर इमोशंस, हमारे इमोशंस ही तो हैं, ये ग्रीड, ये रेज, ये वायलेंस हमारे इमोशंस ही तो हैं। पूरी कंट्रीज जो है आपस में लड़ रही होती हैं, वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है, हर कोई लड़ रहा है, कोई चुप नहीं बैठने को तैयार है। डिजायर की वजह से, रेज की वजह से, ग्रीड की वजह से सब लड़ रहे हैं, पूरी ह्यूमैनिटी आपस में लड़ रही है। सो इफ यू डोंट कंट्रोल इमोशंस वी विल बी ऑन द वर्ज ऑफ सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हम खुद को ही तबाह कर लेंगे और कोई हमें तबाह करने नहीं आएगा, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या क्लियर हो गया? और जो इसके क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, अभी इतना तो पहले हजम कर लो, अभी फिर जो और लाइव सेशंस होंगे उनमें पीवाईक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ कवर करेंगे और तुम्हें ना चुटकियों में आंसर पता होंगे। करके देख लेना, अब करके देख लो, चाहे वो तो टाइम बचा रहा हूं मैं तुम्हारा। दोस्तों ये डस्ट ऑफ स्नो के पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन यानी कौन सा वर्ड बार बार यूज हुआ है, बार बार आवाज निकली, तो हैज और हर्ट में ह की आवाज थी तो ये बार बार यूज हुआ, ये एलिट्रेशन है। सेव्ड सम, सा की आवाज आई, ये एलिट्रेशन है। सिंबलिज्म, किसी चीज को डिनोट कौन कौन कर रहा है, क्रो, डस्ट ऑफ स्नो, हैमलॉक ट्री, हमने देखा ही है कि ये तीनों कुछ ना कुछ और चीज को डिनोट कर रहे हैं। राइम स्कीम क्या है इसकी, ए बी इसकी राइम स्कीम है। ये चीजें बाकी और हम जब हमारी लाइव रिवीजन क्लास होगी वहां और अच्छे से देखेंगे। हमारी नेक्स्ट पोएम है अ टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में शेर। चिड़ियाघर में जो शेर होता है वो कैसा महसूस करता है कैद होके, उसकी कहानी बताने की कोशिश करी है हमारी लेस्ली नॉरिस ने। क्या पोइट है यार, लोग इंसान के दिल का हाल नहीं बताना चाहते, ना सुनना चाहते, ना महसूस करना चाहते। एक लेस्ली नॉरिस है जो बेचारा जानवर है, वो कैसा महसूस कर रहा है उसके बारे में आपको बता रही हैं, तो इनके लिए तालियां हो जाएं इस बात पे। थैंक यू लेस्ली नॉरिस जी। और जब कैद की बात आती है, इंस्लेवमेंट की बात आती है, तो मुझे कुछ लाइन याद आ रही है। हाँ कह दो, इरशाद कि एक बार और देख कर मुझे आजाद कर दे, कि एक बार और देख कर मुझे आजाद कर दे, कि मैं आज भी कैद तेरी पहली नजर में हूं। वाह 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 वाह, आ जाओ आओ देखते हैं कि कैद में एक शेर कैसा महसूस कर रहा होता है। देखते हैं। ही स्टॉक्स, वो स्टॉक करता है, ऐसे टहलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप, जो उसकी धारियां है ना, जो विविड तरह तरह की जो उसकी धारियां हैं, जो उसके जिस्म पे धारियां हैं, वो ऐसे ना ऐसे टहलता हूं धारियों के साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने जो केज है, पिंजरा है, उसमें थोड़ा थोड़ा ही चल पाता क्योंकि ज्यादा जगह है नहीं। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पैड्स है वेलवेट, मतलब जो उसके मखमल जैसे जो पैर है ना, उनकी आवाज भी नहीं आ रही है उनके साथ। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो गुस्सा है, अपने शांत जो उसने अपना गुस्सा किया हुआ है, क्योंकि वो कैद में है, वो केज के अंदर है, इंस्लेवमेंट में है। इंपॉर्टेंट वर्ड है इंस्लेवमेंट, इंस्लेवमेंट ऑफ एनिमल्स। क्या हो रहा है यहाँ पे, इंस्लेवमेंट हो रहा है, उन्हें बंदी बनाया जा रहा है, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके अंदर गुस्सा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा बिकॉज ही इज इन इंस्लेवमेंट। आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, लर्किंग मतलब होता है घात लगा के बैठना ऐसे, तो उसको कहां होना चाहिए था, उसको तो शेडो में कहीं किसी चीज के नीचे साइड में, कि वहां पे हाथ लगा के बैठना चाहिए था अपने शिकार की। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जो बड़ी बड़ी घास है उसमें से स्लाइड करते हुए जाना चाहिए था। नियर द वाटर होल, वाटर होल के पास, वो जो नदी है, वो जो पॉन्ड है, उसके आसपास जहां जानवर पानी पीने आते हैं, उसे तो वहां घात लगा के बैठना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास, प्लम्प मतलब मोटा तगड़ा, जहां पे जो मजेदार गुदगुदे डियर्स जो होते हैं, डियर मतलब डियर सर नहीं 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 नहीं, मेरे लिए नहीं, मुझे थोड़ी मरवाओगे तुम, मेरे लिए नहीं। डियर या हिरण वाला डियर, हाँ जो हिरण है, जो मोटे ताजे हिरण आते हैं, उसका शिकार करने के लिए उसे तो वहां घात लगा के बैठा होना चाहिए। तो वो कहां यहां पर कैद में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। ही शुड बी स्नॉलिंग अराउंड हाउसेज, उसको तो जो घर है गांव के आसपास, शेर जो जंगल के आसपास के घर है, वहां पे स्नॉलिंग करते हुर्राते हुए जाना चाहिए था। शेर कैसे बात निकलता, नहीं 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 ये वाली नहीं, पता नहीं कौन सी आवाज है, तुम समझ लो यार, शेर को गुर्राना चाहिए था। कौन सी आवाज निकाल रहा हूं यार मैं, ठीक है आ जाओ। उसको ऐसा आवाज निकालना चाहिए था एट द जंगल्स एज, जो जंगल के किनारे पर। और फिर क्या, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपने दांत ऐसे दिखाते हुए, अपने पंजे ऐसे दिखाते हुए, उसको तो वहां जाना चाहिए था। टेरराइजिंग द विलेजर्स, जो विलेजर्स हैं, गांव वाले हैं, उनको आतंकित करते हुए, डराते हुए वो निकलता। लोग डर जाते हैं, शेर आया। वो कहां यहाँ पे जंगल या जू के अंदर बैठा हुआ है। बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अभी वो लॉक है कॉन्क्रीट सेल में। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी स्ट्रेंथ सब है जो वो बाहर के पीछे है, सलाखों के पीछे बैठा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स, अब बस वो ऐसे ही नाप रहा है, अपनी जगह नाप रहा है और कुछ नहीं। जो विजिटर्स आ रहे हैं उसको देखने, वो उनको भाव भी नहीं दे रहा है, उनको देख के वो करेगा क्या।
He hears the last voice at night, the patrolling cars. और आखिरकार रात में सिर्फ वो जो गाड़ियां घूम रही होती हैं इधर उधर, उनकी आवाज वो सुनता रहता है. And stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. और वो तारों को देखता रहता है अपनी खूबसूरत आंखों से. यहाँ पे उसकी मजबूरी को दिखाया गया है कि वो अंडर कंपल्शन है, वो अंडर इंस्लेवमेंट है, उसको फ्रीडम चाहिए बट वो फ्री नहीं है. उसकी स्ट्रेंथ बार्स के पीछे है, यानी उसके अंदर जो स्ट्रेंथ है वो उसको शो ही नहीं कर पा रहा है. ये हालत किसकी है? हमारे टाइगर की है, शेर की है, जो कि जू के अंदर बंद है. अ टाइगर इन द जू पोएम में ओवरऑल क्या बताया गया? तो पता है क्या क्या बताया गया? क्या माइंड में वर्ड्स और फ्रेजेस रखने हैं? इंस्लेवमेंट ऑफ एनिमल्स, जो जानवर है उनका जो इंस्लेवमेंट किया जा रहा है, यानी उन्हें बंदी बनाया जा रहा है, कैद किया जा रहा है जानवरों को, वो बताया गया. सेल्फिश ह्यूमंस, ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश, क्योंकि पैसे कमाने के लिए वो जानवरों को कैद करते हैं, तो वो इसमें बताया गया. डिप्राइव देम फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट्स, उनकी जो रहने की असली जगह है वहां से उन्हें महरूम कर देते हैं, उनको डिप्राइव कर देते हैं. डिप्राइव मतलब ही महरूम कर देना, इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखना. पैथेटिक लाइफ ऑफ एनिमल्स इन द जू, जो पैथेटिक लाइफ है, तरस खाने लायक जिंदगी है एनिमल्स की जू में, उनका दर्द बताया गया है इसके अंदर. मोटा मोटे ये वर्ड्स, ये फ्रेजेस तुम्हें आंसर लिखने के लिए याद रखने होंगे. आइए देखते हैं डिटेल में क्या क्या स्टैंजा वाइज हमें बताया गया है. A caged tiger having beautiful stripes velvet like soft paws. इसमें क्या क्या बताया गया कि जो एक टाइगर है, पहले पैराग्राफ में तो ये बताया गया कि एक बड़ा प्यारा सा टाइगर है जिसके ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स हैं और बड़े सॉफ्ट उसके पंजे हैं, ये बताया गया. नॉट हैप्पी बीइंग कन्फाइंड, कन्फाइंड वर्ड बार बार आएगा. कन्फाइंड मतलब कैद में होना, वो हैप्पी नहीं है क्योंकि वो कन्फाइंड, उसके अंदर रेज है. ही हैज रेज इन द केज, है ना. रेज मतलब गुस्सा, अंदर ही अंदर जो गुस्सा था उसको. इन फॉरेस्ट ही वुड बी हाइडिंग अंडर शेडो ऑफ थिक ट्रीज, फॉरेस्ट के अंदर वो छुप रहा होता थिक ट्रीज के अंदर. बिहाइंड लॉन्ग ग्रास के अंदर नियर अ वाटर स्ट्रीम वेटिंग फॉर प्रे, ये तो हमने पढ़ ही लिया था, देख ही लिया कि वो अपने हिरन का जो शिकार था, मोटे ताजे हिरन को, वहां पे वो घात लगा के बैठता उसे मारने के लिए. मूविंग अराउंड द हाउसेज ऑफ विलेज स्केयरिंग विलेजर्स को स्केयर करता, डराता. विद बिग व्हाइट टीथ एंड शार्प क्लॉज, बिग व्हाइट टीथ होते, शार्प क्लॉज उसके पंजे होते, क्लॉज होते, है ना, नुकीले दांत होते, उसके नाखून होते, वो उनसे लोगों को डराता. ऐसा वो कर रहा होता इस करंट सिचुएशन. और फिर उसकी करंट सिचुएशन के बारे में बताया गया कि जो नेक्स्ट पैराग्राफ था, स्टैंजा था, नेक्स्ट स्टैंजा, उसमें क्या बताया गया कि उसकी करंट सिचुएशन कैसी है. लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट का सेल जिसमें लॉक है. अनेबल टू किल और स्केयर पीपल, लोगों को वो किल नहीं कर सकता, स्केयर नहीं कर सकता, डरा नहीं सकता. मेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्प्ले का दिखाने के लिए सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बन के वो रह गया है. इग्नोरिंग विजिटर्स, वो इग्नोरिंग कर रहा है विजिटर्स को. रात में वो क्या करता है? एट नाइट ही इज अलोन हियरिंग द साउंड्स ऑफ पेट्रोलिंग कार्स. पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो पेट्रोल, मतलब वो वाला पेट्रोल नहीं है, ये तेल वाला पेट्रोल नहीं है. पेट्रोलिंग कार मतलब जो चक्कर लगाते निगरानी करने वाली गाड़ियां हैं, वो उनके साउंड को सुन रहा होता है. लुकिंग एट द स्टार्स, और स्टार्स को देखते हुए. ये टोटल एक्सप्लेनेशन है इस पूरी पोएम का. कुछ वर्ड्स याद आ रहे हैं? टाइगर इन द जू सोचते हैं, इंस्लेवमेंट याद आ रहा है, हाँ, ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स वाला टाइगर याद आ रहा है, उसको कहां होना चाहिए था, वो जगह याद आ रही है, नेचुरल हैबिटेट याद आ रहा है उसका, है ना. लर्किंग मतलब घात लगा के बैठने. स्नान मतलब ठीक है. स्नान मतलब गुर्राना, जो शेर आवाज निकालता. अब इस बार अच्छा था, देखो इस बार अच्छा था. इस बार तुम्हें कहना पड़ेगा कि बिल्कुल शेर वाली आवाज निकाली. हाँ, अब मत कहना कुछ, ठीक है. आइए इसके पोएटिक डिवाइस देखते हैं दोस्तों. हाँ जी, पोएटिक डिवाइस देखते हैं. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना तुमसे ये आएंगे कि जो कैद में एनिमल होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, या जो कैद में टाइगर होता है वो कैसा होता है, वो जू में क्या सोचता होगा. इस तरह के और डिफरेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे. जो हमारा लाइव रिवीजन होगा उसमें इसी पे फोकस होगा कि आंसर लिखना कैसे है, क्या क्या करना है. अभी ना ओवरऑल सिर्फ ये जो वर्ड्स फ्रेजेस जो तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं ना, उनको अपनी नोटबुक में लिखना पॉज करके इस पोएम के बाद, ठीक है. करना इतना काम. अच्छा, जितना मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूं ना, इतना भी काफी है, इतना भी काफी. लेकिन मैं मानूंगा नहीं, मुझे चाहिए तुम्हारे 80 में से 80. मेरी छाती चौड़ी करनी है, तुम्हें 56 इंच की कर देनी है ये छाती. तुम्हें कैसे अपने मार्क्स लाके अपने फैमिली को प्राउड करना है, तुम्हें अपने माँ बाप के लिए पढ़ना, किसी और के लिए नहीं, ठीक है. बस इतना याद रखना है. तो हम और भी रिवीजन क्लासेस करेंगे ना एग्जाम से पहले, उनमें क्वेश्चन करना सीखेंगे. पूरा लिखवाऊंगा अपने हाथ से तुम्हारे को पकड़वा के. आ जाओ थोड़े से इसके पोएटिक डिवाइस देखते हैं. एलिट्रेशन, बार बार एक ही साउंड कहां यूज हुआ है. स्टॉक्स, सा, स्ट्राइप्स, सा. कॉन्क्रीट सेल, ये तो वैसे गलत है, कॉन्क्रीट नहीं होगा, ठीक है. हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, बाबा हो गया. और इसमें क्वाइट का आइट हो गया. ब्रिलियंट का बाबा हो गया बार बार. और मेटाफर, अच्छा रेपिटेशन है, सॉरी ये तो रेपिटेशन है. मेटाफर कौन कौन से पैड्स ऑफ वेलवेट. और राइम इसकी मिसकी ABCB है. तो ये तो थे इसके ओवरऑल
पोएटिक डिवाइस। अब पॉज करो वीडियो, इस पोएम से रिलेटेड जो जो लाइंस और फ्रेजेस और वर्ड्स तुम्हें याद हैं वो अभी लिखो अपनी नोटबुक में बिना देखे। ये ट्रिक वर्क करती है ना, 100% मजा आता है ना इसको करके। आओ चलो इसे करते हैं, अगली पोएम की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारी नेक्स्ट पोएम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, कि कौन सा वाइल्ड एनिमल कौन सा है ये हमें बताना है। यानी इसमें कुछ भी नहीं है, पोएम तो ये है ही नहीं, ये तो मैच है। मैच आते थे ना आपके एग्जाम में जब आप छोटे थे कि मैच करो, बस मैच करना है, कुछ भी नहीं है। और इसके लिए मैंने सबसे आसान तरीका पता क्या किया हुआ है, आपके लिए ना एक अलग से चार्ट बना दिया है जिसके अंदर हर जानवर की पहचान बता रखी है। इस पोएम के अंदर कुछ पहचानें बताई हैं हर तरह के जानवर की। बंगाल टाइगर की अलग पहचान, टाइगर की अलग पहचान, हाइना की, क्रोकोडाइल की, कैमलिन की, सबकी पहचानें बताई गई हैं। तो इस तरह की मजेदार सी पोएम है, डार्क ह्यूमर है इसके अंदर। हाँ जी डार्क ह्यूमर, तुम लोगों को बहुत पसंद है ना डार्क ह्यूमर। आज बताता हूं असली डार्क ह्यूमर क्या होता है। मोगेम्बो खुश हुआ। आओ पढ़ते हैं पहले इसको। If ever you should go by chance to jungle in the east and if there should be to you advance a large and tawny beast। भाई इसमें ये कह रहा है कि अगर कभी भी तुम्हारा ना जंगल में बाय चांस जाना हुआ और तुम्हें कोई ऐसा भूरे कलर का बड़ा सा जानवर टाइप का कुछ दिखे तो समझ जाना, अगर वो ऐसे करे तो समझ जाओ तुम मरने वाले हो, as you are dying। देख रहे हो कितना डार्क ह्यूमर है, इसे कहते हैं असली डार्क ह्यूमर। कि कोई तुम्हें गुर्रा है तो समझ लो आपकी मौत आपका इंतजार कर रही है, यू आर गोइंग टू डाई, यू नो इट इज द एशियन लायन। आप समझ जाओगे कि ये क्या है, एशियन लायन है। वो जो बाल वाला बब्बर शेर होता है ना, ये वो है। तो बब्बर शेर की क्या पहचान बताई गई है कि लार्ज एंड टॉनी बीस्ट है, रोर करता है, वाह ऐसे करता है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा एशियन लायन कहलाता है। आगे बढ़ जाए, आगे क्या पहचान बता रहा है पहले उसको देखते हैं। Or if sometime when roaming around, a noble will beast greets you with black stripes on a yellow ground। अगर काली धारी वाला कोई जानवर आ जाता है, just notice if he eats you, this simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern। अगर वो आप बस आते और आपको खाने लगता है तो समझ लो ये कोई और नहीं है, सिर्फ बंगाल टाइगर है। देखो इसे कहते हैं डार्क ह्यूमर। क्या मजे से कहा जा रहा है कि just notice if he eats you, पर नोटिस करना अगर वो तुम्हें ईट करने लगे, खाने लगे तो समझ जाना कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, अगर तुम और आगे बढ़ते हो, अब बीस्ट यू व्यू, और आप कोई बीस्ट देखते हो हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, और उसके ऐसे चित्तेदार ऐसे ऐसे काले काले निशान हो, एज सून एज ही स्लेप्ट ऑन, और ऐसे वो तुम पे ऐसे लपाक से ऐसे लपके ना झपाक से, यू नो इट इज द लेपर्ड, तुम समझ जाना ये लेपर्ड है, तेंदुआ है। It will do no good to roar with pain, he'll only lap and lap again। और चिल्लाने का कोई फायदा नहीं, चिल्लाना मत, वो जितना तुम चिल्लाओगे बार बार तुम पे ऐसे ऐसे लपकेगा, तुम्हें नोच के खा जाएगा। क्या डार्क ह्यूमर है, सरकास्टिक वे है, ह्यूमरस पोएम है ये, मजे ले लेके। पता है ये ना कोई पोएट ना, उसका मन नहीं था कुछ पोएम लिखने का, बस उसको मन हुआ ऐसे मजे लेने का, उसे ना डार्क ह्यूमर दिखाना था तो उसने ये पोएम लिख डाली। आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइनादर्स। अब कोई अगर नौसिखिया जिसको पता नहीं फर्क क्रोकोडाइल और हाइना, लकड़बग्गे और मगरमच्छ में फर्क ना पता हो ना, तो उसको डिस्टिंग्विश ऐसे करना कि हाइनेस कम विद मैरी स्माइल। जो हाइना लकड़बग्गे आते हैं वो ऐसे खुशी की स्माइल की तरह आते हैं, मुस्कुराते हुए आते हैं। वही बट इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल, अगर वो रोए तो समझ जाना ये मगरमच्छ है। मगरमच्छ के आंसू नहीं रोते क्या लोग, बिल्कुल वही मगरमच्छ के आंसुओं से उसको पहचाना जाता है, मैरी स्माइल से। और हाइना के, मैरी स्माइल कह रहा हूं, मगरमच्छ के तो आंसुओं से पहचाना जाता है, मैरी स्माइल से हाइना को पहचाना जाता है। तो लकड़बग्गा और क्रोकोडाइल का यहां पे फर्क बता गया। क्रोकोडाइल तो बेवजह, मगरमच्छ तो बेवजह बदनाम है। असल में तो आजकल के लोग आंसू बहाते हैं झूठे अपना फायदा उठाने के लिए। वाह क्या फिलोसॉफिकल बात हो गई। आगे आ जाओ, बैक टू द टॉपिक, आगे बढ़ते हैं। द ट्रू कमीलियन इज स्मॉल अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग। अब बात हो रही है कमीलियन की, इसके बारे में तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे दोस्त, हाँ उन्हीं की बात हो रही है ये, बिल्कुल। कौन, जो रंग बदल देता है। रंग कौन बदलता है, रंग कौन बदलता है, कौन बदलता है रंग, गिरगिट। लो भाई सबको पता है गिरगिट, वो उनके इसके बारे में तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। वो एक लिजर्ड की तरह होता है, छिपकली जैसा होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं, नॉट अ सिंगल विंग, कोई विंग भी नहीं होता है। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कमीलियन यू सी। अगर तुम्हें पेड़ पर कुछ नहीं दिखाई देता तो मान लो वहां कौन है, कमीलियन है, क्योंकि वो ना अपना रंग बदल लेता है, पेड़ जैसे कलर का हो जाता है। तो ये पहचाने बताई गई हैं सभी वाइल्ड एनिमल्स की, डिफरेंट डिफरेंट वाइल्ड एनिमल्स की। मैंने क्या किया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा ना, वो इनकी पहचानें पूछी जाएंगी। बताओ जो बंगाल टाइगर होता है उसकी क्या पहचान होती है। आपसे एमसीक्यूज जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें भी ऐसे ही पूछा जाता है। बताओ इसमें आयरनी क्या थी, आयरनी क्या थी, आयरनी बता दोगे क्या आयरनी है, कि भाई इसको ना डार्क ह्यूमर यूज किया गया है, हग करने को कह रहे हैं, ग्रीट करने को कह रहे हैं कि इसमें ना मजा आएगा तुम्हें पहचान लेना, है ना, इस तरह से। एंड इफ यू आर डाइंग, अगर तुम्हें कोई टाइगर मिल गया तो तुम इफ यू आर डाइंग तो समझ जाना कि टाइगर है। इफ ही ईट्स यू, अगर वो तुम्हें खा लेता है तो समझ जाना। इस तरह से आयरनी और डार्क ह्यूमर
ह्यूमर का इस्तेमाल किया गया है। बाकी ये सारे क्वेश्चन तो मैं डिटेल में और तुम्हें ऐसा घोल के पिला दूंगा ना, तुम्हें लगेगा सर ये तो क्वेश्चन का आंसर में आते हैं। पेपर ना 2 घंटे से पहले खत्म होगा तुम्हारा इस बार का जो 15 फरवरी का पेपर है। याद रखना, बस मुझे ना फॉलो करते रहना, जो मैं कहता हूं सुनते जाओ, बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना, मेरी कही बात एग्जाम तक याद रखना। बस आओ मैंने तुम्हारे लिए क्या करा हुआ है वो दिखाता हूं। दोस्तों ये ना घोल के पीना है हमें। एशियन लायन की क्या क्या पहचान है वो देखते हैं। डल येलोइश होता है, ब्राउन कलर्ड स्किन होती है। इफ रोर्स लाउडली एंड वायलेंटली फ्राइटन्स टू डेथ, अगर वो जोर से वायलेंटली रोर करता है, हुर्राता है, तो वो आपको डर से ही आप मर जाते हैं, लोग उसके डर से ही मर जाते हैं। अगर ऐसा कोई बीस्ट है वो कौन है? वो एशियन लायन है। ऐसे बंगाल टाइगर की क्या पहचान है? माइटी वाइल्ड बीस्ट है, वाइल्ड बीस्ट है, बहुत बड़ा जानवर है। ब्लैक स्ट्राइप्स है और ऑन येलो स्किन, इस येलो स्किन है उस पे ब्लैक स्ट्राइप्स है। सोचो ऐसा ही तो होता है वो दिखने में। टू आइडेंटिफाई हिम, उसको पहचानने के लिए क्या करना होता है? टू बी ईटन बाय हिम, जब वो तुम्हें खा ले तो पहचान लेना कि वो बंगाल टाइगर है। आगे बढ़ते हैं। लेपर्ड की, तेंदुए की क्या पहचान बताई गई? ये तो 3 है हमारे, एक तो बब्बर शेर हो गया, एक तेंदुआ हो गया और एक शेर हो गया। आ जाओ। डिस्टिंक्टिव बॉडी होती है, सेवरल डार्क कलर्ड स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक कलर की पेपर्ड कलर के आपके स्पॉट्स होते हैं। पैटर्न ऑफ स्पॉट्स लुक पेपर्ड, जो पेपर्ड की तरह दिखता है। और अटैक अगेन एंड अगेन, और बार बार वो लीप करता है, बार बार आपके ऊपर झपटता है। अगर ऐसा करता है तो वो कौन है? लेपर्ड। बस ये पहचान याद रखनी है तुम्हें। आगे बढ़ते हैं। बेयर की क्या पहचान बता रखी है कि स्ट्रोलिंग इन कोर्टयार्ड, अगर कोर्टयार्ड में ऐसा आप घूम रहे हो और कोई बी स्टार आपको हग्स करे, केयर्स करे तो क्या हो जाता है? वो टाइटली बहुत आपको पकड़ ले तो समझ लेना कि ये सब वो कौन है? वो एक बेयर है। ऐसे हाइना एंड क्रोकोडाइल का डिफरेंस क्या बताया? अगर मैरी स्माइल के साथ आते तो हाइना, विद टीयर्स आए तो क्रोकोडाइल। तो हमें पता ही है, हमारे यार दोस्त हैं सारे के सारे। यहाँ पे जानवरों की तो बात हुई ही नहीं है, यहां पे तो तुम्हारे आसपास के लोगों की बात हुई है। अब बोलो, इसे कहते हैं डार्क। अब बोलो ना डार्क। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। कमीलियन की क्या पहचान है? स्मॉल लाइक अ लिजर्ड है, डजंट हैव ईयर्स और विंग्स नहीं होते, और अगर ट्री पे कुछ नहीं, कैमोफ्लेज करता है। कैमोफ्लेज का मतलब ही होता है कि रंग बदल जाता है ना। चेंजेस इट्स कलर, अपने कलर बदलता है। नॉट इजी टू स्पॉट ऑन अ ट्री, और ट्री पे वो स्पॉट ऑन नहीं हो सकता, उसे पकड़ नहीं सकते। ये सारी पहचानें 2-3 बार पढ़ लेना, समझ में आ जाएंगी। फिर कोई भी क्वेश्चन इनसे उठ के आ जाए तुम्हें नहीं घबराहट होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोएम की तरफ। इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन, एक ही वर्ड बार बार कहां यूज हुआ है? रोमिंग, रा, ऐसे योर का या हो रहा है। रेपिटेशन, एक ही वर्ड बार बार रिपीट कौन सा हुआ है? लैप एंड लैप यूज हुआ है। वेरी वेरी यूज हुआ है। आयरनी क्या है? आयरनी मतलब एक चीज दूसरे के बिल्कुल अपोजिट यूज कर दी गई है। अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ये आयरनी है इसके अंदर। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस, ये आपकी इसके अंदर आयरनी हो गई है। राइम स्कीम क्या है? ABCC इसकी राइम स्कीम है। तो जॉन बेरीमैन कहते हैं लिटिल बॉय प्लेइंग विद हिज बॉल, कि एक छोटा लड़का एक बॉल से खेल रहा होता है। द बॉल गॉट लॉस्ट, बॉल खो जाती है। बॉय थिंकिंग, लड़का सोचने लगता है। हाउ टू रिट्रीव द बॉल, कि बॉल को वापस कैसे हासिल किया जाए। पॉइंट हैड विटनेस द बॉल, पॉइंट जो था, जो हमारा जॉन बेरीमैन है, वो देखता है बॉल को जाते हुए, जंपिंग ऑफ द स्ट्रीट, अक्रॉस द स्ट्रीट एंड फाइनली इनटू द वाटर। बॉल ऐसे टक 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 करती हुई, ऐसे करती हुई गली से पानी में चली गई है। पॉइंट डिड नॉट कंसोल हिम, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंसोल। पॉइंट डिड नॉट कंसोल हिम बिकॉज, क्यों नहीं कंसोल करा था पॉइंट ने? क्योंकि वो चाहता था कि जो बच्चा है वो लर्न कर ले चीजों को, जो पोजीशंस की चीजें होती है उनको खोने को एक्सेप्ट कर ले, कि जो पोजीशंस में हमारी चीजें होती हैं वो एक दिन हमसे दूर हो जाती हैं। सो ही कैन लर्न द रियलिटी ऑफ द लाइफ, ही कैन लर्न द हार्श रियलिटी ऑफ द लाइफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अदर बॉल्स आर अवेलेबल, उसे पता था कि अदर बॉल्स अवेलेबल, ये कहने का कोई फायदा नहीं है। एज ही नोज नथिंग कैन सूद हिम, उसको अब कोई चीज भी अच्छा फील नहीं करा सकती थी। बॉय स्टैंडिंग हेल्पलेसली ग्लूम थिंकिंग अबाउट द डेज when he used to play। अब वो बच्चा ना बेचारा ऐसे खड़ा हुआ है, उदास मुंह है, मुंह लटका हुआ है, और उन दिनों को सोच रहा है या उन पलों को सोच रहा है जब वो उस बॉल से खेलता था। बॉल क्या है? चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, आपकी अच्छी मेमोरीज हैं, आपकी प्रेशियस चीजें हैं, इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, और जो एक दिन, इनफैक्ट इसके अंदर अगर हम देखा जाए पोइट की नजर से देखें तो इसके अंदर लोग भी हैं, ऐसे लोग जो पैसों से नहीं वापस आ सकते, जो हमसे दूर हो जाते हैं, ये वो भी हैं। क्योंकि जब हम बड़े होते हैं तो हम अपने दोस्तों को खो देते हैं, और दोस्तों को खोने का दर्द सबसे बुरा होता है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब इसमें बॉल क्या है? पास्ट चाइल्डहुड डेज एंड मेमोरीज है, जो बचपन के चाइल्डहुड डेज थे, मेमोरीज थे, मोटा मोटा तो यही है। इसके अलावा भी चीजें उसमें शामिल हो सकती हैं।
टाइम हैज कम फॉर द बॉय टू लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब समय आ गया है कि बॉय क्या समझे, क्या क्या कर ले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ ले, रियलाइज कर ले, लर्न कर ले रिस्पॉन्सिबिलिटीज। टफेस्ट लेसन ऑफ लाइफ, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अपने माइंड में घुमा। बॉल पोएम से रिलेटेड क्या आता है, बॉल पोएम के पास चाइल्डहुड मेमोरीज हैं, है ना, पास चाइल्डहुड डेज हैं, और जो लिटिल बॉय है वो क्या लर्न करे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लर्न करे, टफेस्ट लेसन ऑफ द लाइफ जो है वो सीखे, हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ है वो सीखे। वन डे वी ऑल विल लूज आवर लव्ड थिंग्स, नीड टू टेक केयर ऑफ आवर फेवरेट थिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि एक दिन वी विल लूज आवर फेवरेट थिंग्स, हम हमारी सबसे पसंदीदा चीज भी एक दिन खो देते हैं। हमें इस चीज को याद करना होगा, इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा और मूव ऑन करना होगा। दिस इज द लाइफ। तो पोइट क्या चाहता है कि जो बच्चा है वो मैच्योर हो जाए, वो चीजों को एक्सेप्ट कर ले। दैट्स व्हाई वो उसकी हेल्प नहीं करता। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि व्हाई डिड द पोइट नॉट हेल्प द बॉय, व्हाई डिड द पोइट नॉट कंसोल द बॉय, तो व्हाट शुड बी द आंसर। आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि वो चाहता था कि द बच्चा हैज टू लर्न। देखो मैं बच्चा क्यों बोल रहा हूं, क्या मुझे बच्चे की इंग्लिश नहीं आती? नहीं। लेकिन मैं ये सब इसलिए बोलता ताकि तुम्हें ना थोड़ी टूटी फूटी पहले हम इंग्लिश सीखेंगे और उसी को फिर इंप्रोवाइज कर लेंगे, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो बच्चा क्या कर ले, टू लर्न द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द टफेस्ट लेसन ऑफ द लाइफ, हार्श रियलिटीज ऑफ द लाइफ, दैट वन डे वी विल लूज आवर फेवरेट थिंग्स एंड वी नीड टू मूव ऑन विद दैट। हमें उसके साथ ही मूव ऑन करना होगा। यह था पूरा हमारा द बोल पोएम। अगेन मैं आपको दोबारा याद दिला रहा हूं कि इसके जो और क्वेश्चंस हैं पूरे सिर्फ उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। वो एक ऐसा सेशन होगा उसमें हम हर तरह के टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, उसके लिए एक अलग लाइफ हम करेंगे। अभी ये जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये काफी है कि तुम एग्जाम में चले जाओ, बहुत अच्छे नंबर ले आओ। लेकिन जो बच्चे जिनको क्वेश्चंस करने ही होते हैं उनके लिए एक अलग से लाइव होगा, फुल फ्लेज रिवीजन, उसके अंदर क्वेश्चंस की हम करेंगे। इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या है, बा बा बा। सिंबलिज्म क्या है, इसके अंदर बॉल के क्या दिखाया है, बॉयज की चाइल्डहुड और पास्ट मेमोरीज को दिखाया है। रेपिटेशन किस चीज का हुआ है, वॉट का हुआ है, बॉल का हुआ है, नोइंग का बार बार यूज हुआ है, नो का। राइम स्कीम क्या है, फ्री वर्सेस के अंदर राइम मैच नहीं कर रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट द बॉल पोएम। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट पोएम है हमारी अमेंडा। अब अमेंडा में क्या है, अमेंडा एक लड़की का नाम है जिसकी माँ उसको ना नैग करती है, उसे रोकती टोकती रहती है, ऐसे मत बैठो, ये काम मत करो, ये मत खाओ, ये मत पियो। क्या ऐसा तो तुम्हारी मम्मी भी करती है ना, बिल्कुल वैसा ही अमेंडा की मम्मी कर रही होती है। आओ देखते हो क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसको। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, अपने ऐसे नाखून मत काटो अमेंडा, नाखून मत चबाओ। डोंट हंच योर शोल्डर्स, अपने शोल्डर्स ऐसे करके मत कुबड़ निकाल के मत बैठो अमेंडा। स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा, एकदम सीधे होकर बैठो अमेंडा, क्योंकि तुम्हारी फिर ऐसे ही बॉडी पोस्चर बन जाता है ना, तो मम्मियां डांटती हैं, टोकती हैं। तो वही पॉइंट बता रहा है कि अमेंडा एक छोटी लड़की है जिसकी मां उसको रोक टोक रही है। देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहैबिटेड इज मी। लेकिन अमेंडा, उसके ऊपर ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो ना, अमेंडा के थॉट्स हैं। ये तो उसकी मम्मी कह रही है, ये अमेंडा के थॉट्स हैं। तो उसमें अमेंडा सोच रही है कि काश ऐसा होता कि एक ऐसा शांत, एकदम शिथिल, जहां पे कहीं कोई शोर शराबा ना हो, एकदम ऐसा एक ऐसी जगह होती जहां पे सिर्फ मैं होती, अ मोमेंट ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, और एक मोमेंट होती, एक जल परी होती और मैं ऐसे ड्रिफ्ट कर रही होती। इससे जो रोक टोक है उसको परेशानी महसूस हो रही है, किसको, अमेंडा को। रोक टोक पसंद नहीं कर रही है वो अपनी मम्मी की। आगे क्या कहते हैं देखते हैं। Did you finish your homework, Amanda? क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया Amanda? Did you tidy your room, Amanda? क्या तुमने अपना रूम साफ किया Amanda? ये कौन कह रहा है, उसकी मम्मी कह रही है। किसकी मम्मी, अमेंडा की मम्मी। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा, और मुझे याद आ रहा है मैंने तो तुमसे तुम्हारे जूते साफ करने के लिए भी कहा था अमेंडा। ऐसी ये सारी बातें कौन कह रहा है, उसकी मम्मी कह रही है। अब अमेंडा जब ये सब सुनती है तो वो क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। भाई काश मैं ना एक ऑर्फन होती, मतलब मैं अनाथ होती, मेरे माँ बाप ही ना होते, ऐसा अमेंडा सोच रही है उस वक्त, और मैं अपना गलियों में खूब ऐसे ही घूमती। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट with my hushed bare feet, the silence is golden, the freedom is sweet। और मैं ऐसे चुपचाप से ऐसे नंगे पांव से घूमा करती, जहाँ पे साइलेंस क्या होती, गोल्ड होती, जो खामोशी होती वो मेरे को गोल्ड सी लगती, और द फ्रीडम इज स्वीट, और जो फ्रीडम होती, जो आज़ादी होती है वो मुझे मीठी न लगती। तो ऐसा अमेंडा क्यों सोच रहे, क्योंकि उसकी मम्मी उसको रोक टोक रही है, उसको नैग कर रही है, उसको बार बार कह रही है, काम करने को कह रही है, पूछ रही है। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, अमेंडा ये चॉकलेट मत खाओ, उसकी मम्मी उसको कह रही है। रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, अपने एक्ने का ख्याल रखो अमेंडा, तुम्हारे एक्ने आ जाएंगे। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि अमेंडा की एज क्या है, तो एक्ने कब आते हैं, 12-13 साल की उम्र से आने शुरू हो जाते हैं। तो अमेंडा की एज 13 इयर्स अराउंड है, यहां से हमें पता चलता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि व्हाट शुड बी द या व्हाट विल बी द एज ऑफ अमेंडा, सो यू कैन से कि अमेंडा माइट बी 13 इयर्स ओल्ड। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू अमेंडा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी मैं तुमसे बात कर रही हूँ। यहाँ अमेंडा की बहुत थोड़ा गुस्सा हो रही है, क्योंकि अमेंडा उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है, कि खामखा रोक टोक कर रही है मेरे ऊपर। आगे क्या कह रही है उसकी मम्मी,
ये सब बातें सुनने के बाद अमेंडा क्या सोच रही है, आई एम रेपेंजल, मैं एक मनमोजी हूं रेपेंजल की तरह। रेपेंजल कौन है? एक ना फेरी टेल है, ऐसा ही टेल है, झूठा मोटा, मतलब कहीं भी सुनी कहानी है, जिसके अंदर रेपेंजल एक नाम की राजकुमारी होती है। वो एक टावर में चली जाती है, एक चुड़ैल उसको वहां पे ले जाके कैद कर देती है। तो वो ना अपने बाल नीचे डालती थी, जिससे चढ़ के वो चुड़ैल ऊपर आती थी, या लोग उससे मिलने ऊपर आ सकते थे अपने बालों से। उसके बाल खोल देती थी वो, इतने लंबे बाल थे उसके। तो ये रेपेंजल की कहानी। खैर हमें रेपेंजल की कहानी नहीं पढ़नी, बस रेपेंजल इतना समझ लो, एक ऐसी राजकुमारी जो टावर में अकेले रहती थी और खुश रहती थी, और जिसके बहुत लंबे बाल थे। I have not a care, और मुझे परवाह भी नहीं है। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर। जो लाइफ टावर में वो बड़ी शांत है, बड़ी पसंदीदा मेरी जिंदगी, मतलब ऐसी लाइफ में चाहती हूँ जहाँ पे शांति हो, और उसी टावर में मैं भी रहना चाहती हूँ जहाँ रेपेंजल रही थी। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माय ब्रेथ हियर, और मैं तो अपने बाल भी नीचे नहीं डालूंगी कि कोई ऊपर आ सके। मुझे किसी को ऊपर बुलाना ही नहीं है, मुझे अकेले रहना है। आई नीड आजादी, 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 आजादी। आगे आ जाओ। Stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. अब उसकी मम्मी कह रहे हैं कि ये ना सल्किंग होना मतलब उदास होना, ऐसे मनचली होना, एकदम से ऐसे उदास सी मत हो जाओ तुम, ऐसे तो मूडी मत बनो यार। जो भी सुनेगा ना उसे ऐसे लगेगा कि मैं तुम्हें ना रोक टोक कर रही हूँ, नैग कर रही हूँ, रोक टोक कर रही हूँ। अमेंडा तो तुम ये सब मत करो, ऐसे मुंह मत बनाओ, ऐसे मनचली मत बनो। तो ये सारी बात उसकी मम्मी कह रही हैं। तो ये पूरी अमेंडा की कहानी क्या है, जिसमें एक मॉम है और एक टीनेजर गर्ल है, जिनके बीच, दोनों के बीच बात हो रही है कि वो कैसा फील कर रही है। हर लड़की ऐसा फील करती है। आओ अब कुछ इससे रिलेटेड वर्ड्स और फ्रेजेस पूरी एक्सप्लेन करके समझाता हूं। तो दोस्तों अमेंडा में क्या कहानी है ये पूरी, जैसे अमेंडा सोचो तो एक स्मॉल गर्ल है या स्मॉल चाइल्ड है जो कि फेड अप है बहुत ज्यादा, स्कूल गोइंग गर्ल है अपनी मम्मी की वजह से। क्यों? शी वांट्स फ्रीडम एंड पीस, उसको फ्रीडम एंड पीस चाहिए, इंपॉर्टेंट वर्ड है। शी वांट्स टू लिव लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, वो अपनी खुद की मर्जी की जिंदगी चाहती है। शी वांट्स नो इंटरफेरेंस, उसको कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं है। शी ड्रीम्स टू लीड अ लाइफ ऑफ अ मर्मेड, वो एक मर्मेड जैसी लाइफ चाहती है। She feels orphan has more freedom, और उसको ऐसा लगता है जो ऑर्फन होता है, जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी है। अच्छा मैं तुम लोगों को इस बात में एक बार और बता दूं, जब ना पेरेंट्स हमें रोक टोक कर रहे होते हैं हमें बहुत बुरे लगते हैं, बट सच्चाई बताऊं, बाद में जब तुमसे तुम्हारे पेरेंट्स दूर हो जाते हैं तब तुम्हें सच पता चलता है कि पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट चीजें दुनिया में कोई नहीं है। तो ये अमेंडा के साथ भी होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। She wishes to have a life in a tower like Rapunzel, वो एक ऐसी जिंदगी चाहती है जहां रेपेंजल की जैसे रेपेंजल अकेले टावर में रहती थी वैसी ही लाइफ वो चाहती है, क्योंकि वो बहुत एनॉयड होती है, बहुत एनॉयड फील कर रही है, क्योंकि उसकी मम्मी उसको रोक टोक करती है, उसको नैग करती है उसकी मम्मी, इस वजह से। आगे बढ़े, अब इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिट्रेशन क्या क्या है इसके अंदर? इसके अंदर एलिट्रेशन स्टॉप सा, स्लाउचिंग का सा, सिट और स्ट्रेट का सा है। रेपिटेशन, किस वर्ड को बार बार रिपीट किया गया? अमेंडा, बार बार रिपीट किया गया है। मेटाफर इसमें क्या है? इसमें एज और लाइक का इस्तेमाल किया गया है स्टैंजा 2, 4 और 6 में एज अ मेटाफर। ठीक है, ये तो बहुत इजी चीज है, इनको तो बताने की भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एल्यूजन क्या है? इसके अंदर मर्मेड और रेपेंजल एज एन एल्यूजन यूज किए गए हैं। और राइम स्कीम क्या है? ए बी ए स्टैंजा 1, 3 एंड 5 की, और ट्रिपल ए 2, 4 एंड 6 की। तो दोस्तों ये कहानी खत्म होती है यहाँ पे हमारे अमेंडा की। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है जिसमें और डिटेल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर किसी को अमेंडा को पढ़ना हो, टाइम हो ना तुम्हारे पास, वो जरूर देखना वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूं, क्योंकि अमेंडा की पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी नेक्स्ट पोएम है द ट्रीज, जिसका मतलब होता है पेड़। लेकिन इस चक्कर में मत आना कि इसका मतलब पेड़ होता है तो ये पेड़ों से रिलेटेड कोई पोएम होगी, कविता होगी, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली इसकी जो राइटर है, पोइट है, वो है एड्रिन रिच, और एड्रिन रिच एक ऑस्ट्रेलियन फेमिनिस्ट पोइट थी, यानी वो औरतों के बारे में बात करती थी, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बातें करती थी। तो उन्होंने इसमें ट्रीज के ऊपर नहीं लिखा है, एक्चुअली ट्रीज की आड़ में औरतों की बात की है। यहाँ ट्री को सिंबॉलिक यूज किया गया है, किसके लिए? औरतों के लिए, विमेन के लिए। वो जमाने की बात कर रही थी जब औरतों को आजादी नहीं थी, औरतों का जो पार्टिसिपेशन था वो कम था, जो पेट्रियार्कल सोसाइटी थी ना वो हर जगह फैली हुई थी, जहां पे मर्दों को ऊपर रखा जाता था, औरतों को दबाया जाता था। तो उन्होंने उसके लिए आवाज उठाई थी द ट्रीज पोएम के साथ। क्या हुआ? मजा आया ना सुन के? हाँ, यही तो पोएम की खासियत है कि कहां कुछ जाता है और मतलब कुछ निकलता है। अब इसमें भी ना बहुत हिडन मीनिंग होंगे जो हमें ना समझने होंगे, और जैसे समझोगे ना यार तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है इसको पढ़ने में। आ जाओ, तो क्या कहा है इसमें? द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। ये ट्रीज का मतलब है विमेन, फॉरेस्ट का मतलब है ये पूरी दुनिया। देखो कितनी खूबसूरत बात है, फील करके देखो। ये जो ट्रीज है ना, जो अंदर रख रखा है, घरों के अंदर तुमने रखा हुआ है, वो फॉरेस्ट यानी अब बाहर जाने के लिए तैयार है, वो बाहर निकल रही है। द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीस डेज वेयर नो बर्ड कुड सिट, नो इंसेक्ट हाइड, द सन buried its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. हाँ, अब वो कह रहे हैं कि वो जो दुनिया तुमने बना रखी है ना, जहां पे ना कोई चिड़िया बैठ सकती है, जहां पे कोई कीड़ा नहीं बैठ सकता है, जहां पे यानी जो ये जो दुनिया ये अधूरी है,
यह बिना औरतों के अधूरी है, तुमने औरतों को अंदर रखा हुआ है, ये खाली लगती है दुनिया, बिल्कुल बेरौनक दुनिया है। अब वो बेरौनक दुनिया नहीं रहेगी, क्योंकि विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, कल सुबह तक वहां पे औरतें ही औरतें होंगी, यानी उनका भी पार्टिसिपेशन होगा और ये खूबसूरत बनेगी दुनिया। ऑल नाइट द रूट्स वर्क टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स, पूरी रात जो रूट्स थी, जड़ें थी, उन्होंने मेहनत की अपने आप को अलग करने की। वो जो घर के अंदर तुमने उन्हें रखा हुआ था ना औरतों को, औरतों ने पूरी रात मेहनत की, यानी ऐसा काला समय देखा है, ऐसा अंधकार का समय देखा है, जुल्म देखे हैं, उसके बावजूद वो अपनी मेहनत में लगे रहे और अब वो बाहर आने की उन्होंने कोशिशें कर दी हैं। और क्या हुआ है? इन द वेरेंडा फ्लोर द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, स्मॉल ट्विग्स स्टिफ विद एक्सर्शन। और जो स्मॉल ट्विग्स का मतलब जो सॉफ्ट औरतों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो कम उम्र की लड़कियां थी वो भी कोशिश कर रही हैं। वहीं लॉन्ग क्रैम्ड बाउ शफलिंग अंडर द रूफ, बाउ का मतलब होता है वो जो ट्री की जो मेन ब्रांच होती है, यानी इससे हमें पता चल रहा है जो पुरानी औरतें थी, यानी हर उम्र की लड़की, हर उम्र की जो वुमेन है ना, वो अपनी अपनी कोशिशों में लगी हुई है खुद को घर से बाहर निकालने के लिए। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज मूविंग टू दी क्लिनिकल डोर्स। और अभी उनकी हालत ऐसी है जो न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की होती है, जो आधा तो उनका सर चकरा रहा है, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा, जिसे कहते हैं, उन्होंने इतना उनके साथ सोशल हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन और हरासमेंट देखा है, इतना हरासमेंट देखा है कि अभी उनको उससे अभी जैसे न्यूली डिस्चार्ज हुए हैं, वो जुल्म सह रहे थे और अभी वो फ्रेशली उससे बाहर आए हैं और वो इस दुनिया में आने के लिए तैयार हैं और जो ह्यूमैनिटी है इस पूरी दुनिया में फैलाने के लिए तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। I sit inside doors, open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house। यहाँ राइटर कहती है मैं चुपचाप से बस अंदर बैठी हुई हूँ, मैं बाहर नहीं गई हूँ, मैं बस देख रही हूं और मैं इस बात को लिख भी नहीं रही हूं, अपने लेटर्स में लिख भी नहीं रही हूं कि ये लोग बाहर जा रहे हैं। द नाइट इज फ्रेश, द होल मून शाइन्स इन a sky still open, the smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms। लाइकन बोलते हैं पहाड़ों पर उगने वाला ऐसा पौधा जिसके फूल नहीं होते, जो कि बहुत ज्यादा खुशबू देने वाला नहीं होता। यहाँ इससे पता चल रहा है कि कुछ ऐसी औरतें भी जो बहुत ताकतवर भी नहीं है, कुछ ऐसी लड़कियां भी जो बहुत ताकतवर नहीं है, जिनकी आवाज सुनी भी नहीं जा सकती, स्टिल उनकी रीच जो है, रीच लाइक अ वॉइस इनटू द रूम, वो कमरों में आ रही है। यानी जो औरतें हैं, हर उम्र की औरतें बाहर निकल रही हैं, वो तैयार हैं, रेडी हैं इस दुनिया में आने के लिए और अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए, और वो अपनी आवाज, उनकी आवाज सुनी जा सकती है। जो राइटर है उसको फील हो रहा है कि ये लोग अब बाहर आ रहे हैं। My head is full of whispers which tomorrow will be silent. The glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak। अब यहाँ पे राइटर कह रही है कि अब ना खिड़की का शीशा टूट रहा है, वो आवाज़ सुनाई दे रही है, क्योंकि अब ट्रीज बाहर जा रहे हैं, जितनी भी औरतें हैं वो बाहर निकल रही हैं, उसका शोर अब सुनाई दे रहा है, साफ साफ सुनाई दे रहा है। और जो जब वो बाहर जा रहे हैं ना, तो जो विंड्स हैं, जो तेज़ हवाएं, वो उनको गले लगा रही हैं, उनसे मिल रही हैं, यानी अब औरतें बाहर निकल के सुकून की सांस ले सकती हैं, जिंदगी को जी सकती हैं, ऐसा राइटर फील कर पा रही है। और जब वो बाहर जाएंगी दुनिया में तो उनकी एक अलग पहचान होगी, दुनिया भी उनको देखेगी और वो भी अपनी जिंदगी खुशी से, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकेंगे। तो ये पूरी राइटर ने, एड्रियन रिच ने औरतों की हालत के बारे में बताया है। इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताया था, जो आपको याद रखने इस पोएम से रिलेटेड। ट्रीज आर कंपेयर्ड टू वुमेन, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें याद रखना है, ट्रीज को सोचते हैं, ट्रीज पोएम को सोचते हैं कि ये कंपेयर किसकी की गई है, वुमेन की कंपेयर की गई है। वुमेन आर रेडी टू मूव आउट एंड हील्ड, जो औरतें वो तैयार है बाहर निकलने के लिए, औरतें रेडी हैं बाहर निकलने के लिए और हील होने के लिए। जो उन पे जुल्म ढाए गए हैं, जितना ऑपरेशन उनके साथ किया गया है, जितना उनको उन्हें सफर करना पड़ा है, एक्सप्लॉयटेशन, हैरेसमेंट उन्होंने बेयर किया है, they are all set to be healed, वो अब सेट हैं, तैयार हैं हील होने के लिए। इंपॉर्टेंट वर्ड है women have remained indoors, confined रही हैं, बंद रही हैं due to patriarchal notion, patriarchal society, जो मर्दों को ऊपर बनाता है, उनको राज करवाता है। The forest, जो वर्ल्ड है, was incomplete, will look कंप्लीट नाउ, पहले वर्ल्ड इनकम्प्लीट था, खाली था, एम्प्टी था, अब वो कंप्लीट लगेगा, या सुकून की सांस आएगी। विमेन वर स्ट्रगलिंग हार्ड टू लिबरेट फ्रॉम पेट्रायर्कल नोशंस, विमेन जो थी उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, हर तरह की विमेन ने स्ट्रगल किया है, किसी ने कैसे डिफरेंट वे में स्ट्रगल किया है, एंड नाउ दे आर ऑल सेट टू गो आउट। ठीक है, नोशन का मतलब पता ही होगा आपको, थॉट को, सोच को बोलते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ वुमेन लुक लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो लार्ज नंबर में वुमेन है, बहुत बड़ी तादाद में औरतें हैं जो अब तैयार हैं बाहर निकलने के लिए, वो एक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट की तरह है, जो वीक हैं, जिन्होंने जुल्म सहा है, अत्याचार सहे हैं और अब जाके वो तैयार हैं। आज भी ईमानदारी की बात बताऊं, किसी लड़की को पूरी दुनिया में कहीं भी अपना करियर बनाने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। मानता हूं लड़के
सारे बुरे नहीं होते, सब बहुत अच्छे होते हैं, 90% अच्छे होते हैं, ऐसा भी मैं बोल देता हूँ। कोई ऐसा भाई तुम लोग लड़को तुम बुरा मत मानना, लेकिन फिर भी 10%, 20%, 30% ऐसे लोग हैं दुनिया में जो औरतों पे अत्याचार करते हैं। कभी कोई बीवी बन के किसी को बीवी बना के अत्याचार कर रहा होता है, कोई अपनी बेटी को दबा के रख रहा होता है, उसको हक नहीं दे रहा होता, नहीं पढ़ा रहा होता। कहीं कोई शादी करते वक्त, सबसे ज्यादा तो शादी के टाइम पे देखा जाता है, दहेज मांगेंगे, फिर परेशान करेंगे, बहुत ज्यादा बुरा हाल है औरतों का। तो उसके ऊपर ही सारी पूरी स्टोरी हमने अब तक देखी। हाँ जी, पोइट वॉज कन्फाइंड, राइटिंग पोइट्री डज नॉट मेंशन द लिबरेशन ऑफ ऑल विमेन। पोइट खुद कन्फाइंड है, वो घर में, वो बाहर नहीं निकली है, यानी अभी उसकी आजादी पे रोक लगी हुई है। और उसने अपनी ये भी नहीं बोला कि सब लोग ही आजाद हो गए हैं, कुछ आजाद हो रहे हैं, निकल निकल के जा रहे हैं, लेकिन शोर आ रहा है यानी सब आजाद होंगे। द चेंज इज सीरियस एंड डैमेज इज डन। चेंज, ये बहुत सीरियस चेंज आया, कोई छोटा मोटी बात नहीं हुई है, और डैमेज इज डन। अब लोग, औरतें बाहर निकलेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने सहा भी बहुत है। इससे रिलेटेड पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। पोएटिक डिवाइस इसमें रेपिटेशन है, नो नो ना 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 का, सिमिलर यूज किए गए हैं, लाइक अ मिरर, लाइक अ वॉइस के तौर से। पर्सोनिफिकेशन किया गया, नो सन बरी निट्स शैडो स्मॉल ट्विग स्टिफ विद एक्सर्शन, द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड। ये इसको ना और अच्छे से बाद में मैं और हम लोग देख लेंगे। डिसंगेज का मतलब होता है लिबरेट करना, यहाँ पे डिसंगेज मतलब अलग करना, लिबरेट करना आजादी के लिए इस्तेमाल हुआ है। एक्सर्शन का मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रगल को दिखा रहा है इस पोएम से रिलेटेड। लीव्स एंड ट्विग्स यहाँ पर सॉफ्टनेस ऑफ द विमेन को दिखा रहे हैं, कितनी प्यारी बात है। लीव्स एंड वुमेन्स किसको दिखा रहे हैं, लीव्स एंड ट्विग्स किसको दिखा रहे हैं, सॉफ्टनेस, जो औरतों की सॉफ्टनेस होती है। लॉन्ग क्रैम्ड बाउ का मतलब होता है लार्ज नंबर ऑफ वुमेन, जैसे एक पेड़ होता है उसकी सबसे बड़ी ब्रांच को बाउ बोलते हैं, तो वो कौन है, लार्ज नंबर ऑफ वुमेन को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जब हम क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे ना हमारी लाइव रिवीजन में, तब ये चैप्टर यानी ये पोएम बहुत मजेदार और लगेगी तुम्हें। आओ आगे बढ़ते हैं। हमारी नेक्स्ट पोएम है फॉग, जो लिखी है कार्ल सैंडबर्ग ने। ना ही लिखते तो अच्छा था, क्योंकि इतनी सी लिखी है। भाई साहब क्या हो गया, पेन की स्याही खत्म हो गई थी, कुछ बड़ा सा लिख देते। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। The fog comes on little cat feet, it sits looking over Harbor City on silent haunches and then moves on। खत्म भाई, खत्म भाई, पोएम खत्म है ये वाली। हाँ, इसमें बताते कैसे फॉग आता है। कैट और फॉग की कंपेयर की गई है, कंपैरिजन की गई है कि जो फॉग होती है ना, जो सर्दियों में आती है, वो, अरे फॉग से स्मोक याद आया, दिल्ली वालों तुम बताओ, तुम्हें तो पता होगा स्मोक कैसा आता है, उस पे लिखेंगे ना हम पोएट्री। भाई तो फॉग आती है, बिल्कुल बिल्ली की तरह चुपचाप से आ जाती है शहर के अंदर, फिर बैठती है यानी पूरे शहर पे छा जाती है, सबको देखती है, इधर उधर देखती है, और उसके बाद फिर चुपचाप से बिल्ली की तरह ही चली जाती है, शांति से आती, शांति से चली जाती है। इस पोएम में इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कार्ल सैंडबर्ग इसमें कहते हैं कि फॉग कमिंग जस्ट लाइक अ कैट, एक कैट की तरह आती है, अप्रोचिंग सिटी इन अ साइलेंट मैनर। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, बिल्कुल खामोशी के तरीके से आती है, शोर शराबा नहीं करती है। इट अपीयर्स एज इट इज सिटिंग बाय फोल्डिंग लेग्स एंड लुकिंग अराउंड। ये इस तरह से बैठती है जैसे इसने पैर बांध के, जैसे बिल्ली बैठती है ना और चारों तरफ देखती है, ऐसे ही फॉग भी बैठती है। इसका डिपार्चर भी बहुत साइलेंट होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, जस्ट लाइक अ कैट। हमें कैट का पता नहीं होता कब घर में घुस जाती है, कब चली जाती है, ऐसे ही फॉग होती है। फॉग और कैट, इनको कैट और फॉग दोनों से प्यार होगा, बस और कोई बात नहीं, इसलिए उन्होंने ये पोएम लिख डाली। आगे बढ़ते हैं। इसके पोएटिक डिवाइस है, हमें तो पढ़ने से मतलब है, हमें नंबर लाने हैं। इसमें इमेजरी इस्तेमाल की गई है फॉग की। फॉग केम ओवर द हार्बर लाइक अ कैट, मेटाफर इज यूज्ड बाय ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग साइलेंट हाउंचेस। राइम स्कीम है फ्री वर्स से, कोई राइम, भाई राइम कहां से होगी, मतलब तुम मुझे बताओ कहां राइम, शुरू तो होने से पहले तो पोएम खत्म हो गई। आओ चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पोएम की तरफ। तो अर्ज किया है, सच्ची मोहब्बत की निशानी यही होती है कि उसके बाद फिर किसी से मोहब्बत नहीं होती। वाह 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 वाह, ये मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा हूं। फॉर एने ग्रेगरी, ये जो तुम्हारी पोएम है ना, इसका मतलब यही है सच्चा प्यार क्या है, उसके ऊपर ये पोएम है। विलियम बटलर यीट्स ने इसमें बताया, एक लड़की, खूबसूरत लड़की के बारे में बताया, कैसे खूबसूरत लड़की की खूबसूरती के पीछे लड़का उससे प्यार करता है, और कैसे उसको सच्चा प्यार इंसानों में नहीं बल्कि ईश्वर में, खुदा में उसको सच्चा प्यार मिलेगा। तो ये बता रहे विलियम बटलर यीट्स। आओ पढ़ते हैं क्या कह रहे हो। नेवर शैल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय दोस ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर एयर, live you for yourself alone and not your yellow hair। वो कह रहे हैं कि कोई भी लड़का होगा जो तुम्हारी खूबसूरती को देखेगा, तुम्हारे रिजेक्शन पर उसका दिल टूट जाएगा, वो डिस्पेयर हो जाएगा, निराशा में चला जाएगा, क्योंकि ये जो तुम्हारे रैम्पर्ट, ये जो बड़ी वॉल आ रहे हैं ना तुम्हारे कानों के पास, ये जो तुम्हारे बाल आ रहे हैं, ये जो तुम्हारे येलो हेयर जो आ रहे हैं ना,
वो इस पे फिदा होगा, वो तुम्हारे दिल से प्यार नहीं करेगा, यानी तुम्हें सच्चा प्यार नहीं करेगा, तुम्हारे खूबसूरती, तुम्हारे ये पीले पीले बालों से प्यार करेगा। उस पे जो एनी ग्रेगरी लड़की है, एक जवान लड़की है, वो क्या कह रही है, बट आई कैन गेट अ हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर, ब्राउन और ब्लैक और कैरेट, लेकिन मैं अपने बालों को कलर करा लूंगी, या तो ब्लैक ब्राउन या कैरेट कलर का कलर करा लूंगी। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर में लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन एंड नॉट माई येलो हेयर। और फिर जो नौजवान आएगा मेरी जिंदगी में, वो मेरे बालों से नहीं, मुझसे प्यार करेगा। आई heard an old religious man, इसके ऊपर विलियम बटलर बीट्स क्या कहते हैं, विलियम बटलर यीट्स, I heard an old religious man but yesterday declared that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair। फिर विलियम बटलर यीट्स पोइट कहता है कि सुनो युवती, सुनो सुनो सुनो, मैंने एक आदमी को कहते हुए सुना, एक रिलीजियस आदमी को कहते हुए सुना है, जिसने बताया था कि कोई भी इंसान तुम्हें प्यार नहीं करता, सिर्फ जो खुदा होता है, जो ईश्वर भगवान जो होता है, जिसने हमें बनवाया, परमात्मा ने, वही हमें सच्चा प्यार करता है। ये बात वो बताता है, वो जो नौजवान लड़की होती है उसको। बस टोटल इसके अंदर पोएम में यही है, इसके अलावा इसमें कुछ और नहीं है। हाँ जी, कुछ और तो नहीं है, बस खत्म। अब इसके इंपॉर्टेंट वर्ड्स और बाकी चीजें बताता हूं। इससे पहले एक बार सोचो, एनी ग्रेगर में क्या है, क्या 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 है। एक कॉन्वर्सेशन है कि ओनली गॉड लव अस फॉर नो रीजन, वो हमें बिना किसी वजह के प्यार करता है, बाकी सब लोग हमारी ब्यूटी से प्यार करते हैं, मनी से प्यार करते हैं। दिस इज नॉट द ट्रू लव। व्हाट इज ट्रू लव? लव ऑफ गॉड, जो गॉड का प्यार होता है, क्रिएटर जो है हमारा, वही हमसे सच्चा प्यार करता है। फॉर एनी ग्रेगरी पोएम में क्या है, दिस इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन पोइट एंड अ यंग गर्ल, एक जवान लड़की और पोइट के बीच में ये कॉन्वर्सेशन है, बातचीत है, जहां पे पोइट कहता है कि ए बॉय गेट्स रिजेक्शन फ्रॉम हर, मींस अगर तुमसे कोई लड़का रिजेक्ट होता है, तुम किसी को रिजेक्ट करती हो, रिजेक्शन हासिल करने के बाद वो लड़का अगर निराश हो जाता है, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता है, इसका मतलब ये होता है कि ही वाज इन लव विद योर अट्रैक्टिव लुक्स, वो तुम्हारे अट्रैक्टिव लुक्स की वजह से तुमसे प्यार करता था, तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता था। अब एक बात बताओ, वैसे पोइट का कहना यह है कि अगर लड़का रिजेक्ट होने के बाद फ्रस्ट्रेट फील करे, डिजेक्टेड फील करे, तो वो तुमसे प्यार नहीं करता था, तुम्हारे लुक से करता था। तो फिर वो लड़का करे तो करे क्या, फिर करे तो करे क्या, मैं पूछना चाहता हूं, विलियम बटलर यीट्स से पूछना चाहता हूं, फिर वो करे क्या? वो पीछे पड़ा रहे है, वो गली नुक्कड़ों पे खड़े होके बस कहता रहे नहीं नहीं प्यार दो, प्यार नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हो, कुछ तो बोलो। मतलब क्या बात हो रही है, ये कैसी कैसी पोएम लिख देते हैं यार, ये आगे बढ़ो, हमें ही पढ़ाना पड़ता है बच्चों को क्या क्या। फिर वो बताता है कि ट्रू लवर तो वो होता है जो इनर क्वालिटीज को देखता है, लुक को नहीं देखता है। लेकिन सच्चाई बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लुक्स भी देखते हैं। मैं तुम्हें सच भी बता रहा हूं और पोइट जो कह रहा है वो भी बता रहा हूं, देख लो, है ना, एक में डबल तुम्हें बातें पता चल रही हैं। एने उस पे कहती है कि शी विल चेंज हर लुक्स बाय डाइंग हेयर, वो अपने बाल, अगर उसके इतने प्यारे हैं कि कोई लड़का सिर्फ बालों से प्यार करेगा, तो मैं अपने बाल का कलर बदल लूंगी। अब लड़की है भाई, देखो क्या दिमाग लगाए, अब भाई बाल के कलर से कुछ नहीं होने वाला। उस पे वो कहती है कि मैं लेस अट्रैक्टिव दिखने लगूंगी। उस पे फिर पोइट बताता है कि द पोइट हैड हर्ड लास्ट नाइट, कि उसने लास्ट नाइट सुना था किसी रिलीजियस आदमी से कि ओनली गॉड लव्स अस, आवर इनर ब्यूटी नॉट लुक्स, सिर्फ जो भगवान है, जो परमात्मा, ईश्वर, खुदा जो है, वो हमारे से सच्चा प्यार करता है, हमारी क्वालिटी से, लुक से प्यार नहीं करता है। तो पूरी पोएम में कॉन्वर्सेशन है पोइट की एक यंग लेडी से। यंग गर्ल अपने आर्गुमेंट्स दे रही है, पोइट उसके आर्गुमेंट्स को बार बार वो उस पे अटैक कर रहा है कि नहीं ये नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। और बाद में वो बताता है कि जो गॉड होता है वही सच्चा प्यार मिल सकता है, और कहीं सच्चा प्यार नहीं मिलता। कुल मिला के भाई तुम प्यार मत करो ना, खत्म करो ना कहानी, क्यों करना है प्यार, खत्म करो। मुझसे प्यार कर लो, टीचरों से प्यार करो, अपने माता पिता से करो, लड़का लड़की का प्यार बंद कर दो, खत्म करो कहानी। हाँ, सीधी सी बात है। पोइट को मैंने हल बता दिया है, तुम्हें ये पोएम समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसके पोएटिक डिवाइस देखते हैं। कहाँ है जी पोएटिक डिवाइस? ये रहे। पोएटिक डिवाइस में एलिट्रेशन है, यू का बार बार या की आवाज आई है। मेटाफर है बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड और रैम्पर्ट्स एट योर ईयर, ये इसके मेटाफर इस्तेमाल हुए हैं। जिसको भी बार बार डाउट आ रहा हो कि पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं, पहले भी वीडियो बना रखी है, उसमें समझ लेना। बार बार मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, आई मीन नेक्स्ट पोएम की तरफ। नेक्स्ट पोएम है हमारी अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। बहुत बड़ी पोएम है, लेकिन इसका क्रक्स क्या है वो सुनो। ये टेल है, पोएम थोड़ी है। मतलब एक है फॉग जो शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है, एक ये वाली है टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन जो कभी खत्म ही नहीं होती है। समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। आओ चलो देखते हैं इसमें क्या है भाई। टोटल पहले इसमें कहानी देख लेते हैं। अ लिटिल गर्ल ब्लिंडा, इसके अंदर ब्लिंडा नाम की एक छोटी लड़की है। लिव्ड इन अ व्हाइट हाउस, जो कि एक व्हाइट हाउस में रहती है। शी हैड पेट्स, उसके पालतू जानवर है। कौन कौन है? ब्लैक किटन है जिसको इंक कहते हैं, ग्रे माउस है, एक चूहा है जिसको ब्लिंक कहते हैं, एक येलो डॉग है जिसे मस्टर्ड कहते हैं, एक कावर्डली ड्रैगन है, बड़ा डरपोक ड्रैगन है जिसको कस्टर्ड कहते हैं। सब उसका मजाक उड़ाते हैं ड्रैगन का। ऑल ब्रेव एक्सेप्ट ड्रैगन। तुम्हें बस इसमें ना ये याद रखना है, इसके पूरे पैराग्राफ को लेकर ना परेशान मत होना, टाइम वेस्ट होगा ज्यादा। ठीक है, तो पहले इसका क्रक्स याद करो, जब टाइम मिलेगा ना तो एक एक पैराग्राफ
पैराग्राफ को डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाओ। ऑल मेक फन ऑफ हिम, सब उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। वन नाइट पायरेट एंटर्ड, एक पायरेट आता है, एक लुटेरा आता है और घर में घुस जाता है। ऑल गेट फ्राइटेंड एंड स्टार्टेड हाइडिंग एक्सेप्ट ड्रैगन, हर कोई डर जाता है, सब छुपने लगते हैं, कुत्ता भी छुपने लगता है, सब लोग छुपने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन नहीं छुपता, जिसको कावर्ड कहते थे, डरपोक कहते थे, कायर कहते थे। ड्रैगन टैकल्स हिम एंड ईट हिम अप, और जो ड्रैगन होता है ना उसको खा जाता है, उसको पकड़ता है और उसको खा जाता है। किसको? वो जो पायरेट आता है। ब्लिंडा एम्ब्रेस्ड अदर सेइंग ब्रेव टू देमसेल्फ, ब्लिंडा जो लड़की होती है वो ड्रैगन को ऐसे एम्ब्रेस कर लेती है, गले से लगा लेती है। बाकी भी कहते हैं अरे हमें तो पता ही था भाई ड्रैगन ये सही है, बाकी मैं भी कर सकता था ये काम। ऐसा हमारी लाइफ में भी होता है कि कुछ लोग हमें नेगेटिव फील करा रहे होते हैं, लेकिन जब हम कुछ अच्छा कर देते हैं ना, उनसे हमारी कामयाबी हजम नहीं होती। वो हमें बोलते रहते हैं क्या बड़ी बात कर ली, मैं भी कर सकता था। बिल्कुल ऐसे ही ड्रैगन के साथ होता है, लेकिन ड्रैगन कुछ वक्त आने पर अपनी वैल्यू प्रूव करा देता है। वही असली दोस्त होते हैं जो वक्त आने पर हमारा साथ देते हैं, ना कि हमें छोड़ के भाग जाते हैं। जब सबसे ज्यादा मुश्किल समय हो उस वक्त अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारे काम आ रहा है, वही तुम्हारा सच्चा साथी, उसके अलावा कुछ नहीं है। इस पोएम में हमें यही शिक्षा दी गई है। आइए इसके पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। एलिटरेशन इसमें लिव्ड, लाला, बाबा, अब तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, तुम समझदार हो, एलिटरेशन तो समझ लेते हो। रेपिटेशन बार बार ब्लिंडा का हुआ है, टिकल्ड का हुआ है, सडनली का हुआ है। और क्या इसके अंदर मेटाफर यूज किया गया, चिमनी फॉर अ नोज एंड रिल्यू ड्रैगर्स ऑन हिज टोज। स्मिमिले और ओनोमेटोपोइया आप वगैरह देख लेना। इसकी ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा आपको क्रक्स समझा दिया ताकि आपका टाइम बच जाए, क्योंकि बड़ी पोएम है। इसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है पूरी पोएम की, वक्त मिले वो देख लेना, ठीक है, वरना तो चॉइस में आता ही है। तो ये टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वैसे इतनी मजेदार नहीं है, बच्चों वाली है, बड़ी फिक्शनल सी लगती है, ठीक है। तो ये देख लेना तुम, इसकी सेपरेट वीडियो बना रखी है। वैसे जो मोटा मोटा तो ये इतना जानने के बाद तुम्हारा आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व इजीली हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने बहुत कम समय में बिल्कुल शायराना अंदाज में हमारी सारी पोएम्स की बढ़िया से रिवीजन कर लिए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी एक लाइव रिवीजन होगा, उसमें भी इसी तरह का एक पोएम का सेपरेट रिवीजन होगा, जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा। क्या लिखना है आंसर, कैसे लिखना है आंसर, किन वर्ड्स को लिखना है, वो हम करेंगे। साथ ही आज जो मैंने वर्ड्स इंपॉर्टेंट आपको बताता हुआ चला था और आपने अपनी कॉपी में नोट किए होंगे ना, सोच सोच के रिवाइंड कर करके, मुझे पूरी उम्मीद है आपने लिखे होंगे। नहीं करा तो एक बार दोबारा से ये काम कर लो। सभी पोएम से रिलेटेड जो वर्ड्स, जो फ्रेजेस, जो लाइंस आपको याद हो रही है ना, वो एक जगह लिख लो, बिना देखे रिवाइंड करो ताकि एग्जाम में भी याद आ जाए फिर, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे लाइव रिवीजन सेशन में। कौन सी वीडियो आपको चाहिए मुझे जरूर बताइए। वीडियो को बिना लाइक किए जाओगे तो मेरा दिल टूटेगा, और तुम मेरा दिल मत तोड़ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लेना, एग्जाम तक मेरे साथ बने रहो, मैं तुम्हारे साथ बना हुआ हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, लव यू ऑल, बाय बाय।